अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज कर रही है और इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। क्या तहरीक इंसाफ मामलात को टकराव की जानिब ले जाना चाहती है? नाज़रीन से बात करेंगे। उसके साथ साथ आइंदा इंतखाबात कब होंगे उसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं वो बहुत शिद्दत की तरफ जा रहे हैं। शेख रशीद साहब का बयान सामने आता है, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं तो 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें। अगर इलेक्शन 30 मई से पहले ना हुए या 30 मई तक ना हुए तो नतीजतन खून रेजी होगी। और उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान सामने आया वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और बाकी आपने जो करना है आप कर लें, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। और इमरान खान साहब का भी काफ़ी सख्त बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। और उसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात कर रहे होंगे विफाक और पंजाब के जो मुनखरिफ अरकान असम्बली हैं उनके गिर्द घेरा इस वक्त तंग हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर ने मुनखरिफ अरकान कौमी और पंजाब असम्बली दोनों के अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और अगर यहाँ पर अब सवाल ये है कि मुनखरिफ अरकान डीसीट हो जाते हैं तो पंजाब की ये जो नई हुकूमत कायम हुई है ये किस तरह चल सकेगी। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी की जानिब से भिजवाए गए जो इस्तीफे थे उनको भी गैर कानूनी करार दे दिया है। अब ये मामला किस तरफ जाएगा इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है हुकूमत के लिए इस वक्त दर्द सर बन चुका है। ट्रेंड इंपॉर्टेड हुकूमत नामंजूर इस वक्त सबसे बड़ा और हैरान कुन इसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद है सहाफ़ी तजिया आकड़ा चौधरी। प्रोग्राम का आगाज भी करूंगी कुछ देर में। नाज़रीन हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे अदील। लेकिन उससे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी की जो सिचुएशन है आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो अरकीन हैं और उसके साथ साथ जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के दफातर के बाहर एहतजाज भी किया। और इस वक्त सिचुएशन हम काफ़ी टेंस देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं। ये हालात कहाँ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको अदील? देखें, मुझे तो याद आ रहा है वो दौर जब 2013 के इंतखाबात के बाद, बल्कि जब 2014 में धरना लेकर आए थे इमरान खान साहब, और उस वक्त का इलेक्शन कमीशन जो था, जब वो 35 हलकों की बात इमरान खान किया करते थे और डी चौक पे कंटेनर पर खड़े होकर उस वक्त के जो मेंबरान हैं, क्योंकि फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो हैं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनसे मुतल्लिक वो कंटेनर पर खड़े होकर जब बात किया करते थे तो इलेक्शन कमीशन उस वक्त शदीद तरीन प्रेशर में नजर आता था। उसकी रीजन है कि ये कोई आसान काम नहीं होता कि आप एक इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर, इतनी बड़ी जमात, उस जमात के रहनुमाओं की रोज क्रिटिसिज्म टेलीविजन चैनल पर चल रही हो और आप उस पर खामोशी से बैठ जाएं। आज भी मुझे वही मंजर नजर आ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और दो अरकान हैं, चूंकि दो अरकान मौजूद नहीं है और इलेक्शन कमीशन को उस पर वजाहतें देनी पड़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन जो पार्टी फंडिंग केस है, ना सिर्फ उससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने अब से थोड़ी देर पहले वजाहत दी है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनखरिफ अरकान का जो केस है वो भी इलेक्शन कमीशन के पास आया हुआ है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अब यह भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जो पंजाब में इनखराब किया है अरकान ने, असल इनखराब तो वो किया है और वो केस आपने 6 मई को लगा दिया है। और जबकि जिसमें इनखराब उस तरह से नहीं था, कौमी असम्बली वाला, सिर्फ उनकी तरफ से अनाउंसमेंट थी, वो केस पहले लगा दिया। बहरहाल ये उनकी जानिब से अभी क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, इसके साथ असल जो लड़ाई शुरू हुई थी वो डस्का इलेक्शन के मामले पर शुरू हुई थी, जब सुबह 6 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे के करीब नोटिस लिया था। उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शन आया, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जो लेटर एंड स्पिरिट में जिस तरह से करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रहनुमाई की थी सदर पाकिस्तान के सवाल पर, नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। उसके बाद फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला मामला, वो केस आता है, वोट खरीदने वाला, फुटेजेस सामने आती हैं,
वो केस आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। तो इससे इमरान खान का बयानिया तो ताकतवर हो रहा है। देखें, इमरान खान कानूनी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आईनी बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये मामलात उनको मुतलका फोरम्स पे ले जाने हैं या नहीं ले जाने चाहिए, ये एक बहस अलग है। लेकिन क्या इमरान खान का जो बयानिया है, जो वो बात कर रहे हैं, क्या लोग उसे कबूल कर रहे हैं? तो ये चीजें तो इमरान खान वक्त के साथ साथ करते जा रहे हैं कि देखें जी, उस वक्त जब डस्का में इलेक्शन हुआ, सुबह 5 बजे नोटिस ले लिया गया। फिर वो कहते हैं जी देखें, हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अंदाज में ये कहा सदर मुमलिकत के सवाल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर वो सामने फुटेजेस आती हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला मामला आता है, उसमें अभी तक वो उस पर कोई फैसला नहीं होता। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन वाले मामले पे हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन जो है वो जल्द अज जल्द हो जाए। इलेक्शन कमीशन कहता है हम 7 महीने से पहले इलेक्शन करा नहीं सकते। अगरचे मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन कराने वाला मामला है, इसमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बनियां करनी थी और इलेक्शन अगले 2-3 महीने में इस्लाहात के पॉसिबल बगैर नहीं अगर थे। इलेक्शन होते हैं, उन हल्का बनियों के बगैर इलेक्शन होते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन का मौकफ बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन अदिल अब अदिल ये यही जो मौकिफ मुनहरिफ इलेक्शन कमीशन का। अदिल ठीक है, ठीक है नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर ये बताइएगा, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो एक तसल चल रही है, क्या समझते हैं इस वक्त? आप नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करवाएं? दोबारा बोलिएगा। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप आ रही है, बोलिए। सर मैं आपसे सवाल करी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि आमने सामने आए हुए एक तसल भी चल रही है, तो आप नहीं समझते कि शेख रशीद साहब का बयान सामने आया कि अगर पाकिस्तान में हम चाहते हैं तो 30 मई से पहले इंतखाबात करें वरना खून रेजी होगी, मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज किया जा रहा है। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज ये किया जा रहा है कि आप अपने अपने आईनी और कानूनी जो फरीजा है वो अंजाम दें, और इसे आप पॉजिटिव प्रेशर कह सकती हैं। बिल्कुल हमारा ये है खसूसन, और ये इलेक्शन कमीशन से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर का प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरीके से पाकिस्तान को अपनी एक कॉलोनी के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया है, और जिस तरह से एक पार्टी हुकूमत की तरफ वो जाना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो तो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। और इतना बड़ा जो इदारा है उसकी पहली शर्त ये है कि उसके ऊपर तमाम पार्टीज जो हैं उनका एक एतमाद हो। अगर उनके ऊपर पार्टीज का एतमाद ही नहीं है तो मुझे आप बताइए कि वो कैसे इलेक्शन कराएंगे, कैसे आगे चलेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब, ये एतमाद तो सिर्फ आपकी जानिब से नहीं है, बाकी तमाम तो उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उनकी सपोर्ट में भी खड़े हैं। तो है ये वन वर्सेस रेस्ट। इस वक्त पाकिस्तान में क्या है, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ बाकी। तो अगर जो आधी सबसे बड़ी जो पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी कुव्वत है, उसका ही तो एतमाद अगर उन्हें नहीं है तो फिर उन्होंने क्या इलेक्शन करा। फवाद साहब वैसे इलेक्शन फवाद साहब, ये क्या चाहते क्या हैं? वो रिजाइन कर दें, ऐसा तो नहीं होता बाहर नजर आ रहा, और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्हें कोई हटाने का कोई तरीका है इसके अलावा के कोई रेफरेंस आए। लेकिन उन पर क्या आप समझते हैं कि आपका एतराज क्या है? अब मुनहरिफ अरकान का मामला वहां चला गया, 30 दिन के अंदर इसमें फैसला आ जाना है। असल इम्तिहान तो वैसे इलेक्शन कमीशन का यही है कि 30 दिन के अंदर अंदर वो मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई क्या करता है। आपका असल मुतालबा पार्टी फंडिंग केस से मुतल्लिक है, मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक है, या जल्द इलेक्शन से मुतल्लिक है? देखिए, जल्द इलेक्शन तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराने हैं, लेकिन इनका एक इशू जो है, अगर आप शुरू से जो कंडक्ट देखेंगे वो बड़ा ऑब्जेक्शन है। मतलब फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले फंडिंग केस देख लें। फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा कि सारी सियासी जमातों की आप फंडिंग देखें। इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी बना दी सिर्फ पीटीआई के लिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की फंडिंग का नामो निशान ही नहीं पता। अब हम ये नहीं कह रहे कि हमारी आप स्क्रूटनी ना करें, हम ये कहते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इकट्ठा करें ताकि सब लोगों को पता हो कौन कहाँ पे खड़ा है। उसके बाद आप देख लें कि जो फैसल बॉर्डर के साथ और जो हमारे जो इस तरह के दूसरे केसेस थे उनमें क्या रवैया रहा। उसके बाद आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, शहबाज शरीफ को बुला के पूछ रहे थे कि इलेक्शन की तरफ जाने में आपका क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों सियासी जमात के तौर पे इलेक्शन से भाग रहे हैं, उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक नमूदार होते हैं और वो कहते हैं हम तो इलेक्शन ही नहीं करवा सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले में।
उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि फंडिंग केस के ऊपर उन्होंने फिर बाकी जमातों के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद फिर आप देखिए कि जो 63 जो तमाम बुनियाद है, 30 दिन ना मैक्सिमम टाइम है डिसाइड करने का। बट सवाल ये पैदा होता है जब इतना बड़ा बहरान है तो आप तो 24 आवर्स काम करें, आप उनको कल नोटिस दें और परसों उनको बताएं कि उनकी क्या लीगल स्टेटस है, क्योंकि उन्हीं के लीगल स्टेटस की वजह से तो सारा बहरान जो है वो पाकिस्तान में है। आप जो है वो मैक्सिमम टाइम लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो ये एक बहरान है ये चलता रहे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और फिर उसकी जो एक कंडक्ट है जो उनका, उसके ऊपर जो है किसी को एतबार ही नहीं। फवाद साहब, आपका फवाद पॉइंट साहब, बहुत राना सावला वैलिड है, साहब, ये जो राना आपने सावला बात, साहब, ये जी जी आपका जी ये जी प्लीज पॉइंट मारिए। आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है फवाद साहब, कि ये आपका सिर्फ अकेले पार्टी की स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए, तमाम पार्टीज की मिलकर होनी चाहिए। 110% एग्री करती हूँ। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का तमाम मामला चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम जो मामला चल रहा है, नाक़दीन ये कह रहे हैं कि इस तमाम इशू की वजह से ये तमाम मामला तसादुम की तरफ भी जा सकता है। देखें जी, वो तो मैंने पहले भी बड़ी दफा वार्न किया है, लेकिन हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो भी, मेरा ये ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कोई भी अपने पाँव से आगे तो देखता नहीं, और जब सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाती है तो फिर हमें ख्याल आता है, चाहे वो 70 हो, चाहे 77 हो, या जब भी मामला पाकिस्तान में ख़राब हुए हैं। इस वक्त सोसाइटी में इतनी बड़ी डिवीजन है, एक इतना बड़ा पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर टकराव है, उसको या तो महसूस ही नहीं किया जा रहा या फिर नज़रअंदाज किया जा रहा है, और दोनों सूरतों में पाकिस्तान में एक सिविल अनरेस्ट की तरफ जो मामलात हैं वो जा रहे हैं। फवाद साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि जो करना है कर लें, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा उससे फिर निपटा जाएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह तो इस बड़ी गेम में इतने छोटे प्लेयर हैं, उनको तो नहीं चीज़ों का पता, ना ही उनसे आपको अकल की बात की तवक्को कर सकते हैं। वो तो ठीक है, उन्होंने जो बात कहनी है उन्होंने तो यही कहना है ना, इलेक्शन वक्त पे होंगे, यही वक्त पे कैसे आप इलेक्शन वक्त के ऊपर, मतलब यह है कि आप 1.5 साल इस मुल्क को एक क्या फुटबॉल बना के खेलना चाहते हैं। एक एक दिन आपसे चल नहीं रहा, बिजली आपसे पूरी नहीं हो रही, डीजल की आपने किल्लत करा दी है, 500 रुपया डीएपी में भी इजाफा हो गया। इकोनॉमी मुल्क की आप क्या श्रीलंका बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, कि मैं वज़ीर दाखिला रह जाऊँ, बाकी पूरा मुल्क जो है चाहे बाढ़ में जाए। ये तो इनका एक अजीबो गरीब किस्म का रवैया है, और इन्हीं के रवैयों की वजह से लोगों को नफरत है, इनकी शक्लों से नफरत है। और मुझे नहीं पता कि ये लोग तो अकेले गार्ड्स के बगैर निकल नहीं सकते। ये वज़ीर दाखिला साहब को मैं कहता हूँ, जरा इस्लामाबाद में एक दफ़ा चक्कर लगा कर दिखाएं ये मार्केट्स वगैरह का, उनको पता चल जाएगा वो कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को टाइम। अदिल, आपकी तरफ ही आऊँगी, कहिएगा, अभी हमने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है, ये तो हालात होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इदारा, कोई भी शख्स, उसको पता ही नहीं है कि उसकी लिमिट क्या है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या हर कोई बागी है कि जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा? देखिए, सूरत हाल तो बड़ी अफसोसनाक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही सूट करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इसलिए टकराव चाहती है कि उसे जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कतन भी अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2023 में या बाद में हो। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि ये तय कर लिया है हुकूमत ने कि इलेक्शन, बल्कि हुकूमत और इसमें बैठी जो तमाम जमातें हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि जो इंतखाबात हैं ये 2023 के अक्टूबर में होंगे। असम्बलियां 2023 के अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, और उसके बाद ये इंतखाबात हर सूरत ये अक्टूबर 2023 को ही होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि देखें, बिलावल जो हैं वो अब काबीना का हिस्सा जो है वो बनने जा रहे हैं, हल्फ लेने जा रहे हैं, और बिलावल का शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में, उनकी लीडरशिप में उनको बॉस मानकर बैठना, ये एक बहुत बड़ी सी सियासी कॉस्ट है। अगर तो फौरी इलेक्शन में जाना है तो फिर तो ये अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। तो ये इनके जहनों में, हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के अदील, जहनों ये में बिठा आप दिया है बहुत कि बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये हुकूमती हलकों में या ये ऊपर बड़े हलकों में ये तय हो चुका है कि इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने जा रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस साल इंतखाबात होंगे तो ये सोचना बंद कर दे, क्योंकि इंतखाबात अगले साल ही होने हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है
अब तक की तारीख में इस वक्त तक ये तय हो चुका है कि इंतखाबात जो हैं वो हर सूरत में अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। और यही वजह है कि आप तमाम अरेंजमेंट्स को देखें, आप तमाम सूरत हाल को देखें, तहरीके अदमे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तहरीके अदमे एतमाद जब आई थी उस वक्त भी ये तय था काफी हद तक, लेकिन हम्म। उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इस तरह की बातें की जा रही थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन सी हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो ईवीएम ईवीएम और और इंटरनेट इंटरनेट वोटिंग को वोटिंग। निकालना है। किसको निकालना है? और वो ये निकालने जा रहे हैं। ये तो नए वजीर कानून ने इंदिया दे दिया है। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए तो इतना वक्त ही नहीं चाहिए, ये तो 1 डेढ़ महीने में हो सकती थी। लेकिन देखें, शहबाज शरीफ साहब ने इस मुश्किल वक्त में वजारत उजमा का ओहदा जो लिया है, उसमें ये जो अकलियती जो लोगों को धड़ों को मिला के ये जो अक्सरियत बनी है, ये इसकी एक सियासी कॉस्ट है जो इनको पे करनी है। अगर ये 2-3 महीने बाद इलेक्शन में चले जाते हैं, इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग की सूरत हाल है, इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है बदतरीन, इस वक्त तो ये जमातें सर्वाइव ही नहीं कर सकती इलेक्शन में। इस वक्त अगर किसी को इलेक्शन सूट करते हैं, वो सिर्फ इमरान खान है, हम्म। इमरान खान की अपनी बात है। अगरचे इमरान खान की अपनी की स्ट्रक्चरल लेवल पर तैयारी नहीं है, इनके पास ठीक है। अराकीन नहीं है, उससे ज्यादा तैयार फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती इस है, वक्त जिन्होंने अदील अपने लोगों इलेक्शन से। सबसे ज्यादा सूट तो इमरान खान साहब को करें, लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन पर या उसी इलेक्शन कमिश्नर खान साहब को एतमाद भी नहीं है। नाजिन वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से जरा ये सुन लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। इसको हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का। हमने कहा था फॉरेन फंडिंग, हमने चैलेंज किया था कि पहले तीनों जमातों की इकट्ठे केस देखें और देखें कि किसकी जायज फंडिंग है, किसकी नाजायज है। मैं आज आपको वादा करता हूं कि जब तीनों जमातों की फंडिंग देखी जाएगी, एक जमात की जायज फंडिंग होगी, बाकी दो की नाजायज होगी, और वो है तहरीक इंसाफ। इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। हम डिमांड करते हैं कि कभी भी जो अंपायर होता है हमेशा वो गैर जानिबदार होता है। जब एक सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी उसके ऊपर एतमाद नहीं करती तो वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दे, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। अदिल, ये तो चीजें ऑलरेडी परसेप्शन बिल्ड है कि जो भी होगा इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन कमीशन ने या इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब से उनकी पार्टी से बदला लिया है किसी भी एस्पेक्ट से। देखें, मैं समझता हूँ कि ये आईनी होता है और काबिल ताज़ीम होते हैं ये लोग, ये शख्सियात, और अपने इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये बड़ी हार्ड लाइन ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इलेक्शन कमीशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह दबाव डाल रही है, इमरान खान दबाव डाल रहे हैं, इस दबाव के सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल काम है। इमरान खान जो है उनको हुकूमत करनी आती है नहीं आती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत कैसी की है ये एक अलग सवाल है। उन्हें अपोजिशन आती है और नैरेटिव बनाना आता है, और नैरेटिव इमरान खान देखें तो 35 पंक्चर वाला क्या मामला था 2014 में, वो चीज बाद में सामने आई कि वो उस तरह से चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन वो उन्होंने उसको एस्टेब्लिश कर दिया। इसी तरह इमरान खान अभी जिस तरह ये मुनहरिफ अरकान वाले मामले पर जिस तरह उन्होंने, क्या पाकिस्तान में इससे पहले लोग नहीं बिकते आए? लोग बिकते आए, कभी किसी ने इस तरह आवाज उठाई नहीं है। ये छांगा मांगा में क्या होता रहा, ये लोगों के इसी तरह हर इलेक्शन में रेट, हर सेनेट इलेक्शन में लोग बिकते हैं। लेकिन इमरान खान ने इस मामले को इतना सेंसिटाइज कर दिया है, इस मामले पे इतना ज्यादा आवाज उठा दिया है कि अब ये बड़ा मुश्किल हो गया। वाकई ये जो इमरान खान बात करते हैं ना, मुतहरिफ अरकान का हलकों में जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अभी ये इलेक्शन कमीशन, मेरी इतला के मुताबिक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा नहीं देंगे, अंदर सुल्तान राजा साहब या इलेक्शन कमीशन के अरकान इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन ये वजाहतें जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने वजाहत जारी की है, आज एक बड़ी प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक भी बताया, अगले जंग में जाकर हम इस पर बात भी करने जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि इमरान खान अपना वो प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा ही नहीं जा रहा है, एहतजाज होता रहे,
क्या जरूरत पड़ी थी? मतलब उनको कोई इस तरह का कोई बाइंडिंग तो नहीं थी कि इस पे वजाहत देना, लेकिन इमरान खान जिस तरह से लोगों को सड़कों पर निकाल रहे हैं, मामला तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं, ये जाहिर है चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। ठीक है। पार्टी फंडिंग केस में मैं एक मरतबा फिर कह दूं, अगर तो कोई ये समझ रहा है कि पार्टी फंडिंग केस में कोई फॉरेन, पहली बात ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, फॉरेन फंडिंग इनकी डोमेन में आता ही नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। इस पे भी एक बहस की जाए तो बड़ी तवील बहस बनती है, और इसमें से निकलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ममनुआ फंडिंग आ भी जाती है सामने चंद $1000, तो उसपे कोई, इस पे कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा, और इस पे ज्यादा से ज्यादा वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। कानून में जो लिखा है, इस मामले की हाइप इतनी क्रिएट कर दी है कि जी पता नहीं इस केस के बाद कोई तबाही हो जाएगी, जमात खत्म हो जाएगी। हर चीज ऐसा नहीं होने जा रहा। ठीक है, ठीक है, हरगिज़ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब के भी मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वो ये बार बार रियलाइज़ करवाने की आवाम को कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर इकट्ठा सुना भी जाता है केस, तो उसमें देख लीजिएगा 2 पार्टीज निकल जाएंगे और एक पार्टी जो होगी तहरीक इंसाफ की, उसको विक्टिमाइज भी किया जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे मुनखरिफ अरकान के बारे में, क्योंकि उनको नोटिस भेज दिए गए हैं। सो ब्रेक के बाद इस टॉपिक पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वफाक और पंजाब में मुनखरिफ अरकान असम्बली के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। 20 मुनखरिफ अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिया गया है, उनको 28 अप्रैल को तलब किया गया, जबकि अगर मैं पंजाब असम्बली के सूबाई अरकान असम्बली की बात करूं तो वो 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। अदिल, आपकी तरफ आऊंगी, यही एक मेन मुद्दा है जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी इस वक्त शोर मचा रही है कि जो कौमी असम्बली के जो अरकान है, ब्रेक पर जाने से पहले आपने उस पर बात भी की कि उनको 28 अप्रैल को तलब कर लिया है, और असल में जो मामला है पंजाब असम्बली वाला, उस पर चीजों को डिले कर दिया गया। 6 मई को उस पर गालिबन जो है वो उनको तलब किया गया है। तो इस तमाम मामले को अगर हम देखें तो क्या ये अब मुनखरिफ अरकान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त नैरेटिव है वो कितना स्ट्रांग है? इस वक्त मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक केस नहीं है कि मुनहरिफ अरकान का मामला शुरू होने जा रहा है, बल्कि पंजाब में हुकूमत का मुस्तकबिल भी इसी केस से जुड़ा है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि देखें, जो 20 मेंबरान कौमी असम्बली के इन्होंने तलब किए हैं, कौमी असम्बली में तो डिफेक्शन उस तरह से हुई नहीं है, सिर्फ सिंध हाउस की फुटेजेस हैं या सिर्फ उन लोगों के स्टेटमेंट है। आइन का आर्टिकल 63A ये कहता है कि आप पर डिफेक्शन क्लास कब लगेगी? जब आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, जब आप बजट की मंजूरी में अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हैं, जब आप आईनी तरमीम में अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं। इस मामले में जो कौमी असम्बली के 20 अरकान हैं, वो तो वजीर आजम के, हाँ, तहरीक अदम एतमाद का भी इसमें लफ्ज था। ना तो तहरीक अदम एतमाद के मामले में उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, ना ही उन्होंने नए वजीर आजम के इंतखाब में वोट डाला। इस तरह से इन 20 अरकान का मैं नहीं समझता कि इनसे मुतल्लिक कोई इनके खिलाफ तो बड़ा फैसला आ जाए, लेकिन असल जो फैसला आएगा वो उन 25 मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक है जो कि पंजाब में जिन्होंने वोट डाला, और वोट डाल के 197 पर वो फिगर लेकर गए, अदरवाइज वो हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं थी। वफाक में तो इत्तेहादियों से काम चल गया, एक थिन मेजॉरिटी के साथ उन्होंने हुकूमत बना ली, 1-2 वोटों पर हुकूमत खड़ी हुई है। लेकिन जो पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब में तो ये मुनहरिफ अरकान के बन सकते थे। अब मुनहरिफ अरकान सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इसमें काफली के नहीं है, और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान में अगर इनके खिलाफ फैसला आता है, जो कि एस्टैब्लिश्ड है, इन्होंने वोट डाला है, और ये 30 दिन के अंदर फैसला आना है। 30 दिन के अंदर अंदर जब फैसला आना है तो उसमें जो अक्सरियत है वो खो बैठेंगे हमजा शहबाज साहब, अगर ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अब पैदा हो गई है। ये क्यों हलफ नहीं ले रहे? ये जो इनकी हिकमत अमली नजर आ रही है, अगर हलफ ले भी लें इवन,
होगा ये डी कि सीट हुई तो फिर क्या होगा? अगर ये डी सीट हो जाते हैं तो उसके बाद हमजा शहबाज साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, लेकिन वो गवर्नर को कहना पड़ेगा। गवर्नर अब नून लीग की कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपना ले आया जाए, और वो सदर मुमलिकत ने उनको हटाना है। उसमें और वो लिखा है कि हटा नहीं सदर रहे। मुमलिकत की खुशनुदी तक है, वो हटा नहीं रहे। अब अगर तो नून लीग अपना गवर्नर ले आती है तो वो तो जाहिर है हमजा शहबाज साहब को नहीं कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन अगर वो नहीं हटाते, उमर चीमा साहब गवर्नर रहते हैं, तो इन अरकान के हटने के बाद वो इन्हें कहेंगे एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट वो ले नहीं सकेंगे क्योंकि उनके पास 186 का नंबर नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये गवर्नर अब ये जो साबिक यानी हुक्मरान जमात है, ये अगर अपने गवर्नर को यहाँ रखने में कामयाब हो जाते हैं और उसके रास्ते में सदर मुमलिकत सबसे बड़ी रुकावट है, तो ये एक बड़ी गेम नजर आती है। अभी भी गेम चौधरी परवेज लाई के हाथ में आ सकती है, चौधरी परवेज लाई के हाथ में ये नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये मुनहरफीन तो सारे आउट हो जाएंगे। और उसके बाद जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में तो चलो 60 दिन लगेंगे, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके नंबर है 5। वो इनकी अगली लिस्ट में मौजूद लोग ऑटोमेटिकली उस पर इलेक्ट हो जाएंगे। तो 5 लोग वो ऐड अगर करके मामला और अदील, अगर मामला इतना ही सादा है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इशू क्या है? क्योंकि मामलात किसी ना किसी तरीके से, जिस तरह भी आपने सिचुएशन बताई है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही तो इशू है। वो कह रहे हैं कि क्यों तखमीर का शिकार कर रहे हैं। ये तो सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हैं, और आपने इतनी इतनी लंबी तारीख डाल दिया, 6 तारीख तक मामला लेके हैं। इस वक्त मामले की हसासियत को समझें, सारी कौम इस पे बात कर रही है, इस वक्त लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। अगर तो इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा तो जायज है कि इस मामले को जल्द अज जल्द वाइंड अप होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी कोई वो जो कानूनी बाइंडिंग है 30 दिन के अंदर फैसला करने की, जब स्पीकर की जानिब से नाम आ जाते हैं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कोई डेडलाइन कोई अबूर तो नहीं की। लेकिन उसमें सवाल ये उठता है कि ये जो 6 तारीख को आगे ले जाया गया है मामला, 6 तारीख तो अभी उसमें काफी दिन है, तो वो जो 10, 12, 15 दिन का गैप आ रहा है, तो अगर ना आता 28 अप्रैल और 6 मई में कोई इतना खासा फर्क लग नहीं रहा है वैसे अदील। देखिए, बात यह है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि 28 अप्रैल को आपने उन लोगों को बुला लिया जिनका इनखराब से मुतालिक इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, जिनका असल मामला है उनको आप 6 को बुला रहे हैं। तो ये बात यानी कि वो चाह रहे हैं कि ये डेट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएं, पहले कौमी असम्बली के अरकान को बुलाने के बजाय पंजाब असम्बली के अरकान को बुला लिया जाए, क्योंकि बीच में ईद भी तो है। उनके खिलाफ कार्रवाई जो होगी वो इतनी इस वक्त मैटर नहीं करती जितनी पंजाब असम्बली के अरकान के खिलाफ कार्रवाई मैटर करती है, क्योंकि उससे हुकूमत का मुस्तकबिल जुड़ा है। कौमी असम्बली में ये मुनहरिफ अरकान उड़ भी जाते हैं तो उसमें हुकूमत को कोई असर नहीं पड़ेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा बाई इलेक्शन हो जाएंगे। फिर एक और मामला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाराज नजर आती है, वो ये है कि इन्होंने जो कासिम सूरी साहब की जानिब से भिजवाए गए इस्तीफे हैं उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि वो कानून के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा जी कि नए स्पीकर जो भेजेंगे हम उनको देखेंगे। अब देखें ना कि अब ये चीजें कौन डिफाइन करेगा कि एक कायम मुकाम स्पीकर बैठ के फैसला कर रहा है, तो उसके पास पावर तो स्पीकर की थी। ठीक है, आप खुद से ये भी चीजें डिबेटेबल है और यही चीजें आगे चीजों को की जानिब लेके जा रही हैं। ठीक है अदिल, एक और मामला, इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी की जानिब से जो भिजवाए गए इस्तीफे थे उनको गैर कानूनी करार दे दिया है। ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये मामला भी बज़ाहिर देखें, इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इस्तीफे हमने नहीं मानने। वो मामला अब असल में राजा परवेज अशरफ साहब ने डिसाइड करना। राजा परवेज अशरफ साहब उसको हर मुमकिन जहां तक वो कर सकेंगे इस मामले को लटकाएंगे, जैसे कि याद सादिक साहब ने 2014 में किया था। क्योंकि हुकूमत ने जो ये फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2023 में अगर होते हैं, तो ये किसी तौर भी सूट नहीं करता कि इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन जो है पूरी 150-200 सीटों पर इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बलियों की करा दिए जाए, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो इसमें यही कोशिश की जाएगी कि उनके इस्तीफों के मामले को लटकाया जाए, इंडिविजुअली लोगों को बुलाया जाए, उनको तोड़ा जाए, उनमें से कुछ अरकान को मजीद मुनहरिफ किया जाए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको धक्का लगे। और ये जाहिर है क्या जाए कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है
कि हम ये करने जा रहे हैं, इंडिविजुअली बुलाएंगे, देखेंगे कि रजा कराना तौर पर उन्होंने ठीक इस्तीफे है। दिए हैं या नहीं दिए। तो ये मामला अब लंबा चलता जा रहा है इस्तीफों के मामले ठीक पे, है। ये अदील, पर अदील, मुझे नजर ये तमाम सिचुएशन जो भी आपने बताई है इस वक्त, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहे तो पंजाब असम्बली में खेल सकती है, ना कि एज सच यहाँ पर कौमी असम्बली में। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि ये इलेक्शंस अगले साल ही होंगे, ये डिसाइड हो चुका है मुख्तलिफ हलकों में, तो ये जो इमरान खान साहब अभी मोमेंटम बरकरार किए हुए हैं जलसों का, जुलूसों का, उसके साथ साथ अभी उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये इलेक्शंस ना हुए तो हम आगे कॉल भी दे सकते हैं इस्लामाबाद की। तो ये मोमेंटम साल 1.5 साल किस तरह से इमरान खान साहब मेंटेन रख सकेंगे, और ये आगे फर्दर क्या इमरान खान साहब को किस तरह से फायदा दे रहा होगा, ये सारी सिचुएशन किस तरह से डील हो रही होगी? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब मामलात को इतना आगे लेके जाते नहीं देंगे। इमरान खान जून में, कहीं जून के वस्त में या जून के आखिर में कॉल देंगे और इस्लामाबाद में आके बैठने की कॉल। इमरान खान बुनियादी तौर पर सिस्टम में मौजूद लोगों को ये प्रेशर डालकर ये पावर कराना चाह रहे हैं कि हम्म। हमारे सड़कों पर आने से पहले ही कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए ताकि उनको सड़कों पर उस तरह से ना आना पड़े, क्योंकि जब आकर बैठ जाएंगे तो उनका भी इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि आखिर कब तक वो आकर बैठते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अभी इसलिए फाइनल कॉल नहीं दे रहे, लेकिन अब लोगों की ज़हन साज़ी करनी उन्होंने शुरू कर दी है, अपने कारकुनों को उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। आज भी उन्होंने पेशावर में ये बात की कि अब मैं इस्लामाबाद की कॉल दूँगा, तो कॉल तो उन्होंने देनी ही देनी है। वो इस बात का इम्कान है, ये जुलाई अगस्त में जाते मामला नज़र नहीं आ रहा और इसमें ऐसे लग रहा है कि वो कॉल जो है वो जून में देंगे, क्योंकि जून से पहले तो वो मुख्तलिफ हलकों में जलसे करते नज़र आ रहे हैं। तो मई में तो वो जलसे वगैरह करेंगे और जून में वो कॉल देंगे। ठीक है, एक ये नैरेटिव है जो इमरान खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, एक वो नैरेटिव जो हुकूमत बिल्ड कर रही है, लेकिन एक वो सिचुएशन होगी जो आइन और कानून के मुताबिक होगी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त तेज़ी से फैल रहा है और हैरान कर दे उस दुनिया को, वो क्या है? ब्रेक के बाद उससे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर एक ट्रेंड इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। वो ट्रेंड है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हवाले से, और ट्वीट बाइडर के मुताबिक भी ये इस वक्त जो ट्रेंड है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस दुनिया को हैरान भी कर दिया है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ट्वीट्स इस ट्रेंड के ऊपर हुई हैं। अदील, आपकी तरफ आऊँगी, ये जो ट्रेंड चल रहा है आप क्या समझते हैं, ये आगे जाके क्या हुकूमत के लिए मज़ीद परेशान कुन बन सकता है? देखिए ट्रेंड क्या कर रहा है बेसिकली, एक सोशल मीडिया पे प्रेशर है ना, और ये हुकूमत, क्या सवाल ये है कि इसका प्रेशर ले रही है या नहीं। जब उस पर ये दूसरी साइड से वजाहत आ रही है कि जी ये तो बॉट्स कर रहे हैं, इसमें तो इंसान है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि टेंशन तो है, क्योंकि देखें ये मुआशरे का अहम हिस्सा है, सोसाइटी में बैठे हुए अहम लोग, अगर ये जो ट्रेंड्स और ये जो बॉट्स की बात की जा रही है, इसकी जो एल्गोरिदम्स होते हैं इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, इसको बड़ा डिस्करेज किया जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो अभी तक इसको ट्विटर नीचे ले आया होता। हम्म। और इसमें अगर देखा जाए, इसको खुद आप ऑब्जर्व करें, तो इस वक्त भी जब ये हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 17-18 लाख पिछले 24-25 घंटों में जो इस पे ये हैशटैग इस्तेमाल हुआ है, तो ये इसमें ऐसा नहीं है वो कि ये बिल्कुल भी कोई ऑर्गेनिक नहीं है। ये ट्रेंड जो है वो आम, ये जो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे देखे भाले लोग हैं ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कई सहाफ़ियों की जानिब से भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कई सीनियर लोगों, एंकर्स की जानिब से ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सहाफ़ी कम्युनिटी में बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके कोई ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं या जिनके जो अपनी जज्बात को इस सारे मामले में लेकर आ रहे हैं। ज़ाहिर है इस तरह से ये ट्रेंड को इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड लेकर आ रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने एक और ट्रेंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक जो ट्रेंड के हवाले से कह दिया जी कि ये ट्रेंड हम चलाने जा रहे हैं। तो अब ये ट्रेंड देखें, इसमें इस ट्रेंड को नीचे लाने की कोशिश भी बहुत की गई, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि ये ट्रेंड, क्योंकि हुकूमत के लिए दर्द सर तो है, ये आपकी सोसाइटी के लोग बैठ के अगर ये बात कर रहे हैं
तो ये ट्रेंड ऐसे ही लग रहा था कि दम तोड़ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये दुनिया के बड़े ट्रेंड्स में ये आ चुका ठीक है है। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये ये हफ्तों ये कोई जी, ट्रेंड बहुत किसी मुल्क में टॉप ट्रेंड में रहे और ठीक है। ये अब तक ये नीचे आता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखना है ये ट्रेंड कितनी देर तक सर्वाइव करता है, हुकूमत के लिए कितना मसला बन सकता है। और ये ट्रेंड जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स या वोटर्स हैं, ये इलेक्शन में पता चलेगा कि ये ट्रेंड कितना कन्वर्ट होता है वोटर में। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।